हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जूही कियान को लेके अपने ऑफिस के अंदर आ गई होती है। कियान बोल रही होती है तुम्हें जो भी कुछ कहना है ना साफ साफ कह देना, हम में से किसी के पास भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जूही बोलती है लगता है कि आज भी तुम ना मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझती हो, लेकिन जब हम ली फैमिली के लिए काम करते थे तब हम कॉम्पिटिटर थे। अब जब भी कोई ली फैमिली बची ही नहीं तो हम किस बात के कॉम्पिटिटर। मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया है कि कैसे हम लोग का बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया है। सच्चाई का कुछ है थोड़ा कि हम लोग ली फैमिली के डॉग्स बन के रह गए। वो पूरी सच्चाई इसने की मेरी आंखें खोली, वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मैं एक ऑर्फन थी जो कि सेंट मेरी ऑर्फनेज में रहा करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से ऑर्डर आया कि ऑर्फनेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। और उस टाइम जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी ना, वो ऑर्फनेज के डिस्ट्रॉय होने के खिलाफ थी, लेकिन ऑर्फनेज के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही पता नहीं कैसे वो भी मारी गई। तुम्हें पता है ऑर्फनेज का डिस्ट्रॉय होना मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया हो। मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, मैं बेघर हो गई थी। मैं भूखे प्यासे कुछ दिनों से भटक रही थी और मेरे को लगा कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन तभी ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने मेरे को किडनैप कर लिया। और फिर 3 साल की एज में मेरी सबसे बेकार लाइफ की शुरुआत हुई। पूरे 4 साल बाद जब मैं 7 साल की हुई ना, तब हम लोगों को ली फैमिली ने बचाया था। उन्हीं लोगों ने हमें वहाँ से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी दी। ये वो कहानी है जो कि हम लोगों को ली फैमिली ने सुनाई है और आज तक हम इसको सच मानते हुए भी आ रहे थे। शॉक्ड होते हुए कियान बोल रही होती है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो, यही सच्चाई है ना। ली फैमिली वालों ने हम लोग को जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया। हालांकि मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स के पकड़ने से पहले वाली लाइफ याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यंग मास्टर उनकी फैमिली ने ना हमारी जान बचाई है। और इसके बावजूद भी तुमने यंग मास्टर को धोखा दिया, तुम बहुत ही बुरी हो। यहाँ तक कि अब तुम मुझे चीजों को मैनिपुलेट करके भी बता रही हो। जूही बोलती इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मेरे को भी ना पहले ऐसे ही विश्वास नहीं हुआ था। ली फैमिली की रियलिटी जाने से पहले ना मेरे को लगा था कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, यहाँ तक कि मैं तो उनको गॉड मानती थी। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मेरी सेंट मेरी ऑर्फनेज की हेड मिस्ट्रेस को इन लोगों ने मरवाया है, तब मेरा सोचना बिल्कुल ही चेंज हो गया। मुझे ये तो पता था कि हमारा ऑर्फनेज ना कोई बहुत ही पावरफुल इंसान डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन आखिर वो कौन था मुझे ये पता नहीं था। लेकिन जब मैंने आगे जाके रिकॉर्ड्स को चेक किया तब जाके मेरे को पता चला कि जो ली फैमिली वाले हैं ना, उन्हीं लोगों ने ऑर्फनेज को डिस्ट्रॉय कराया था। और हमारी जो हेड मिस्ट्रेस थी ना, उनके खिलाफ खड़ी थी, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं थे। उन कमी ने ली फैमिली वालों को पैसे भी पे नहीं करने थे और उनको वो जमीन भी चाहिए थी, साथ ही हम सारे बच्चे भी। इसी वजह से उन लोगों ने हमारे हेड मिस्ट्रेस को मरवा दिया और बाकी सारे ऑर्फनेज को बोल दिया कि हम में से किसी को भी अडॉप्ट ना करे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिन ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हम लोग को पकड़ के रखा था ना, वो भी ली फैमिली के ही लोग थे। हमारे पूरे बचपन को ली फैमिली वालों ने कंट्रोल करा और अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि अगर हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती तो हम उनके उस मुश्किल ट्रेनिंग से ना कभी नहीं गुजरते और साथ ही उन कमीनों के लिए कभी इतने लॉयल भी नहीं होते। उन कमीनों ने हमें बाबा ये याद दिलाया कि हमारी लाइफ ना उनकी दी हुई है और अपने एहसानों तले हम लोग को दबा के रखा। गुस्सा करते हुए कियान बोल रही होती है सब कुछ बकवास है। क्या तुम जो भी कुछ बोल रही हो उसका तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस है क्या? एक फाइल को निकालते हुए जूही बोल रही होती है मेरे को पता कि तुम्हें बोलोगी, और तुम्हें पता है मैं तो फिर भी एक ऑर्फन थी जो कि ऑर्फनेज में रहा करती थी। लेकिन जब तुम खुद की लाइफ के बारे में सुनोगी ना, तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम ना इस डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ लो, इसके अंदर तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। किन कियान तुम्हारा नाम कभी कियान था ही नहीं, तुम्हें तो ये नाम ली फैमिली वालों ने दिया था। तुम्हारा रियल नाम है किन जियावी। तुम बचपन में अपनी फैमिली के साथ में रहा करती थी। जब तुम 3 साल की थी ना, तो तुम्हें भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने पकड़ लिया और अगले 4 साल तक हम दोनों ही ना ट्रैफिकर्स के पास में फंसे रहे। 7 साल की एज में ली फैमिली वालों ने हम दोनों को ही बचाया। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पहले वाली लाइफ के बारे में बात करूँ ना, तो तुम्हारा जन्म ना एक बहुत ही खुशहाल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तुम अपने माँ बाप की इकलौती चाइल्ड थी और जब तुम घर के बाहर खेल रही थी ना, तभी तुम्हें किडनैप कर लिया गया। उसके बाद तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे मॉम डैड के पास में जो भी कुछ था ना, उन लोगों ने सब कुछ लगा दिया। तुम्हारे गायब होने के बाद में तुम्हारी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी। उनका मानना था कि उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से वो किडनैप हो गई। वो डे बाय डे गिल्ट में गिरते हुए जा रही थी और उनके लिए जीना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से एंड में उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया। उन्होंने अपने आखिरी नोट में यही लिखा था कि उनका सबसे बड़ा गिल्ट है कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई और उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी किस हाल में है। इसी वजह से वो इस लाइफ को डिजर्व नहीं करती। वही जो तुम्हारे फादर थे, उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में उन्होंने पूरे के पूरे चाइना को अपने मोटरसाइकिल से नाप दिया। लेकिन जब ली फैमिली वालों को पता चला कि तुम्हारे फादर तुम्हें इतना ढूंढ रहे हैं और अगर वो ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे तो वो पक्का तुम्हें ढूंढ भी लेंगे, तो इसी वजह से ली फैमिली वालों ने उनका एक्सीडेंट करा के उनको मार डाला। ऐसा दिखा दिया कि तुम्हारे फादर एग्जॉशन से थक के मर गए थे। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर एक चीज के बारे में ना काफी डिटेल में लिखा हुआ है। अगर तुम चाहो तो तुम पढ़ सकती हो। और तुम ये पूछोगे कि मेरे पास में क्या प्रूफ है, तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स और ली फैमिली वालों के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं ना, मैंने उन सभी की डिटेल इस फाइल में डाल दी है।
इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है ना कि हर एक लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकर्स को कितना पे करा है। तुम्हें पता है हम दोनों तो काफी कैपेबल निकल गए, इसी वजह से ली फैमिली वालों ने हम दोनों को असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि कैंप में वो सारी लड़कियां जिनका रैंक 30-40 आता था, आखिर उनके साथ में क्या हुआ होगा? हम दोनों तो रैंक 1 और रैंक 2 थे, इसी वजह से आज हमारी कंडीशन ये है। पर वो सारी लड़कियां जिनकी रैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे जाने के बारे में तुम और मैं सोच भी नहीं सकती। अब बताओ क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ली फैमिली वालों ने हम लोग को बचाया था और तुम्हें उनकी गाइडनेस को रिपे करना चाहिए? अगर तुम अभी भी उनके साथ में हो ना तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ भी समझाने का ट्राई नहीं करूंगी। तभी जो कियान होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फेंक देती है। रोते हुए कियान बोल रही होती है, आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मेरे मॉम डैड मेरी अच्छी खासी फैमिली सभी को तबाह कर दिया। ये रियलिटी इतनी बुरी है ना कि मुझे इसे विश्वास करने तक का मन नहीं कर रहा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली जियामू को जो कि अपने हेलीकॉप्टर में बैठा होता है। बटलर बोल रहा होता है, यंग मास्टर हम लोग को पता चल गया कि आखिर उस पोर्ट पे ना पुलिस वाले क्यों आए थे। असल में वो लोग ना हम लोग के ऊपर रेड मारने के लिए नहीं आए थे, पोर्ट के ऊपर ना कोई इलीगल डील चल रही थी, उसी का रेड मारने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। पुलिस वालों को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि हम लोग वहाँ पे हो सकते हैं, हम तो कभी भी उनका टारगेट नहीं थे। ली जियामू बोल रहा होता, अच्छा हम लोग बेकार में डर रहे थे। ली जियामू सोच रहा होता, इसका मतलब तो क्लियर है कि कियान ने मेरे को धोखा नहीं दिया। यहाँ पे सब कुछ जो भी हुआ है ना वो सारी की सारी मेरी गलतफहमी थी। वैसे अगर देखा है तो कियान बहुत ही समझदार और काम की लड़की है, अभी जबकि मेरे पास में बहुत ही कम लोग हैं तो पक्का से मेरे काम आ सकती है। उसको कम्प्लीटली छोड़ देना ना बिल्कुल भी सही रहेगा। हालांकि मुझे पता है कि मैंने उसके साथ में बहुत ही बुरा करा, अभी तक तो उसकी इमेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होगी, पर मैं उसको एक बार बोल दूंगा ना कि मेरी गलतफहमी थी, उसको सॉरी बोल दूंगा तो वो पक्का से मान जाएगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कियान को जो कि बोल रही होती है, मेरी लाइफ तो पूरा का पूरा मजाक बन गई। मैं आज तक अपने मॉम डैडी कातिलों के साथ में काम कर रही थी, तभी कियान के फोन के ऊपर मैसेज आता है। कियान बोल रही होती है, क्या यंग मास्टर ने मैसेज करा है? ली जियामू बोल रहा होता है, कियान मुझे माफ कर देना, मुझे ना कल कुछ गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारी लॉयल्टी के ऊपर ना मुझे आज ही पूरा भरोसा है, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत ही गलत करा। टेंशन मत लो, मैंने अपने डिपार्टमेंट से बात कर लिया है, जल्दी वो जो फोटो का इम्पैक्ट था ना वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा और कुछ टाइम के अंदर सभी लोग उसको भूल जाएंगे। अब मैंने एक गलती कर तो दी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दोगी। शॉक्ड होते हुए कियान बोल रही होती है, क्या ली जियामू ने मुझसे माफी मांगी? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर जब माफी से ही बात बन जाती तो आखिर पुलिस किस काम के लिए होती? ली जियामू तुम्हारी कही हुई हर एक बात ना मुझे बहुत ही घटिया लग रही है। मैं सच में इमेजिन भी नहीं कर पाई ना कि तुमने मेरी लाइफ किस हद तक घटिया कर दी। मेरे पास में एक फैमिली होती जो कि मुझे बहुत ही प्यार करती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी वो फैमिली मेरे ही चक्कर में मारी गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक माफी से मैं पिघल जाऊंगी? अब मैं ली फैमिली की ना कोई डॉग नहीं रही जो कि मैं तुम्हारी इशारों पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मेरे आंखों से पट्टी हटने के बाद मैं देख पा रही हूँ कि ली फैमिली वालों ने मेरे साथ में कितना बुरा किया है, तो अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों को ना इनका 100 गुना वापस किया जाए। तभी कियान मैसेज करती है, भाड़ में जाओ। इस मैसेज को देखने के बाद में ली जियामू एकदम शॉक्ड हो गया होता है। ली जियामू सोच रहा होता है, इस कुत्ते से मैंने माफी क्या मांग ली, ये तो सीधे मैं इंसल्ट करने पे आ गई, क्या अभी मेरे साथ में गद्दारी करने वाली है क्या? वहीं कियान खड़े होते हुए बोल रही होती है, ज़ूई और मिस्टर स्टार्क, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने कितने क्रूशियल टाइम पे मेरी हेल्प करी है। मेरे पास ली फैमिली के खिलाफ ना बहुत सारी एविडेंस है, उनके हर एक क्राइम के डिटेल्स ना मेरे पास है, और ये पेन ड्राइव मैं आप लोगों को देती हूँ। इस पेन ड्राइव के अंदर ली फैमिली ने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग करी है और कितना टैक्स चुराया है इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही इसके अंदर ना हर उस अकाउंट का पासवर्ड है जिसके अंदर ली जियामू का पैसा रखा हुआ है। उस कमीने ने अभी भी खुद के लिए ना $100 बिलियन बचा के रखा है, लेकिन अभी तक उसने ये पैसे ना यूज नहीं करे। अभी तक तो वो उसा पहुंचा भी नहीं होगा और ना ही उसने अपने पैसे को विड्रॉ किया होगा। ये सही वक्त है कि उसके अकाउंट को खाली कर दिया जाए। जब उस कमीने के पास में ओवरसीज पैसे नहीं होंगे ना, तब देखते हैं कि आखिर वो कमीना कैसे सर्वाइव करता है। ज़ूई सोच रही होती है, इसे तो हमें बहुत ही कमाल की चीज दे दी, अब मैं इन सारे पैसों को ना बॉस के नाम पे ट्रांसफर कर देती हूँ। सच में ली जियामू की हालत देखने में ना मेरे को बहुत ही मजा आएगा। वही सीन चेंज होता है, हमें उसा के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर आपका टोटल हुआ $167। ली जियामू बोल रहा होता है, मैं कार्ड का यूज करते हुए पे करूंगा, लेकिन तभी स्वाइप करने के बाद में जो कार्ड होता है ना वो काम ही नहीं करता। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर माफ करेगा लेकिन आपका ये कार्ड ना काम नहीं कर रहा, अगर आपके पास में कोई और कार्ड हो ना तो उसको यूज कर लीजिए, शायद से इस कार्ड के अंदर पैसे नहीं है। शॉक्ड होते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा कार्ड है, आखिर इसके अंदर पैसे कैसे नहीं हो सकते? मेरा बिलीव करो, मेरे इस अकाउंट के अंदर ना $बिलियंस रखे हुए हैं, आखिर इतने बड़े अकाउंट का कार्ड डिक्लाइन कैसे हो सकता है? एक बार ना तूने मशीन को चेक करो, शायद से इसके अंदर कोई दिक्कत आ रखी होगी। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे इतने बड़े अकाउंट के अंदर ना कोई भी दिक्कत आ जाए, और $167 तो बहुत छोटा सा प्राइस हुआ।
इतने में तो ये कभी डिक्लाइन करेगा ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर आज से पहले भी ना बहुत सारे लोग पेमेंट करके गए हैं और उन सभी का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपके बाबा इंसिस्ट करने की वजह से मैंने 4-5 बार ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा। अगर आपके पास में कोई और कार्ड हो तो उसे पे कर दीजिए या फिर कैश पे कर दीजिए। अपने सारे कार्ड्स को बाहर निकालते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, कार्ड्स की कमी थोड़ी ना है, मेरे पास तो बहुत सारे कार्ड्स है, इनमें से किसी को भी स्वाइप करो तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। मुझे बाद में बैंक में बात करनी पड़ेगी क्योंकि पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर माफ करिएगा, लेकिन मैंने आपके सारे के सारे कार्ड को चेक कर लिया, किसी भी पेमेंट नहीं हो पा रही, या फिर तो आपके कार्ड काम नहीं कर रहे या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। सर अगर आप पे नहीं कर पाए तो प्लीज यहाँ चले जाइए, क्योंकि आपके चक्कर में ना काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। जियामू सोच रहा होता है कैसे मजाक चल रहा है, मेरे पास 9 कार्ड्स है और मैंने 9 के 9 कार्ड्स के अंदर 10 बिलियन छुपा के रखे थे, आखिर इनमें से कोई काम क्यों नहीं कर रहा, ये चल क्या रहा है। तभी वहाँ पे बटलर आते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या, आप आधे घंटे से यहीं पे खड़े हैं, आप आ नहीं रहे। ली जियामू बोल रहा होता है, बटलर सन अपना बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मेरा जो कार्ड है ना वो काम नहीं कर रहा, जितने भी अकाउंट के कार्ड थे ना मैंने सारे के सारे को चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पा रहा, प्लीज आप ना अभी के लिए पे कर दीजिए, मैं बाद में जाके बैंक में बात कर लूंगा। फिर स्टोर से सामान लेने के बाद में वो लोग बाहर आ गए होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनके सामने चमचमाती हुई नई नई गाड़ियां लग जाती है। ली जियामू का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, बहुत सारे कहने पे ना हम लोगों ने 2 बॉस बॉस और 3 टेंटली को बुक कर लिया था, आपने कहा था कि आपको कार जल्दी चाहिए, देखे कंपनी के मैनेजर ना खुद अकेले कार लेके आए हैं। घबराते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, क्या इतनी जल्दी कार आ गई, मैंने तो सुना था कि बॉस की डिलीवरी में 6 महीने लगते हैं, आखिर एक ही दिन में ये काम कैसे हो गया। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर ली आपकी फैमिली के बारे में किसको नहीं पता, और वैसे भी 6 महीने तो उन गाड़ियों में लगते हैं जिनमें कस्टमाइजेशन कराया जाता है, आपने किसी भी स्पेशल कस्टमाइजेशन के लिए नहीं बोला था, इसी वजह से आपको रेडी गाड़ियाँ मिल गई, मैंने आपके नाम से डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है, प्लीज आप पे कर दीजिए और गाड़ी लेके चले जाइए, मेरा बिलीव करिए आपको ना ये गाड़ियाँ बहुत ही पसंद आएंगी। ली जियामू सोच रहा होता है, जब मेरे पास में पैसे ही नहीं है तो ही सभी लोग पेमेंट के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पर जल्दी कुछ करना होगा वरना मेरी बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। ली जियामू बोल रहा होता है, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी ये कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको पेमेंट करता हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है, हाँ यंग मास्टर आप आराम से कॉल कर लीजिए, उसके बाद में पे कर दीजिएगा, वैसे भी कॉल करने में कितना टाइम लग जाएगा। कॉल करते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे बैंक के अंदर 10 बिलियन डिपॉजिट कराए थे, लेकिन जब मैं कार्ड को यूज कर रहा हूँ ना तो पेमेंट प्रोसेस ही नहीं हो पा रही, तुम्हारे जो भी ग्लिच आ रहा है ना उनको जल्दी रिजोल्व कराओ, क्योंकि अभी मेरे सामने कोई खड़ा है और मुझे उनको 200 मिलियन पे करना है। तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है, सर मैं स्विस बैंक की कस्टमर सर्विस से बात कर रही हूँ और हमारे ना बैंक में कोई ग्लिच नहीं आया, बल्कि आपके अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं है, आपके अकाउंट में 0 रुपीज है, इसी वजह से आप पे नहीं कर पा रहे। ली जियामू बोल रहा होता है, क्या 0, लेकिन मैंने तो 10 बिलियन डिपॉजिट कराए थे, उनमें से 1 पैसे को भी नहीं छुआ, तो फिर आखिर ये खत्म कैसे हो गया। कस्टमर सर्विस बोल रही होती है, सर आज सुबह ही ना आपके अकाउंट का सारा पैसा ट्रांसफर करा लिया गया है। फिर ली जियामू अपने सिटी बैंक के अंदर कॉल करता है, लेकिन उसे वहाँ से भी सेम ही आंसर मिलता है कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिए गए हैं और अभी आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है। फिर वो एक एक करके सारे बैंक को कॉल करता है और हर एक जगह से सेम ही आंसर मिलता है कि आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है। शॉक्ड होते हुए ली जियामू सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, पैसे चोरी ना होने की वजह से ही मैंने 9 अकाउंट के अंदर 90 बिलियन डॉलर्स रखे थे, लेकिन अब वो सारे के सारे ही पैसे खत्म हो चुके हैं, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि आज सुबह ही सारे पैसे ट्रांसफर करा लिए गए हैं, लेकिन आखिर ये किया किसने, मैं तो अभी 1 सेकंड पहले ही उसे लैंड करा हूँ। तभी ली जियामू के पास में बटलर आते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या, आपने कहा था कि आपको 2 मिनट लगेंगे, मैनेजर को लेट हो रहा है, फटाफट से उनको पे कर दीजिए, जो भी बात है ना बाद में करते रहिएगा, वैसे भी हम लोगों ने इस कार के लिए ना बहुत ही मोटा डिपॉजिट पे कर दिया है, अगर हम लोगों ने इस मोड पे आगे कैंसिल करा ना तो हमारे कार की आधी प्राइस चली जाएगी। तभी बटलर को धक्का देते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, क्या पे करूँ, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी थोड़ी देर पहले शॉप में पेमेंट नहीं हो रही थी, तब तुम्ही ने आके पेमेंट करी थी ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे 90 बिलियन डॉलर जो कि मैंने इतनी मेहनत से सेव करे थे, किसी ने उन सारे पैसों को ट्रांसफर करा दिया और मेरे पास तो एक ही पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से पे करूँ, और तुम कब से मेरा दिमाग खराब किए जा रहे हो कि पे कर दो पे कर दो। बटलर तुम चुचा के पीछे खड़े हो जाओ, अभी मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, कहीं मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ना उतर जाए। ये सब कुछ कुत्ते किया ने किया होगा, उसके मेहनत को देखने के बाद ही ना मेरे को समझ आना चाहिए था कि वो मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो गलत करने वाली है। पहले मेरे सारे अकाउंट्स को ना वही मैनेज करती थी और मेरे अकाउंट के हर एक पासवर्ड और पिन के बारे में उसको पता था। लगता है कि उसने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। बटलर अगर हमें अपने पैसे वापस चाहिए ना तो हमें कियान को मारना होगा, फटाफट से असिस्टेंट्स को हायर करो और कियान को मरवाओ, उस कुतिया के मरने के बाद ही ना हमें हमारा पैसा मिल सकता है। बटलर कहीं तुम बहरे तो नहीं हो गए, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही।
कब से तुम्हें कह रहा हूँ किसी को अरेंज करो उसको मारने के लिए, और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। मैं अभी बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो रहा है। जो बोला है वो करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। तभी जो बटलर होता है वो खींच के लीजा को थप्पड़ लगा देता है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।